नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज आपके आवश्यकता अनुसार मैं इस वीडियो में क्लास 10th का जो केमिस्ट्री में अंतिम चैप्टर है यानी कार्बन और उसके यौगिक, उसका वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं। और आज समझिए कि यहाँ पे इसका आप कार्बनिक यौगिक उसमें सबसे स्टार्टिंग ये पार्ट है। ये आपके चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन उसकी ये बेसिक चीजें हैं। आप इस चीज को समझेंगे तब मजा आएगा आपको कार्बन और उसकी यौगिक चैप्टर पढ़ने में। बहुत ही जबरदस्त आपको मजा आएगा वहां पे, क्योंकि आप उसकी बेसिक चीजों को जानेंगे। जब आप बेसिक चीजों को जान जाते हैं तो आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि ये जो आप मकान बनवाते हैं या जब जब नींव मजबूत होता है तो उसकी जो ऊपर जो छत डाला जाता है वो भी काफी मजबूत होता है। उसके ऊपर और भी छत का निर्माण कराया जा सकता है और भी मंजिल बनवाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आज यहाँ पे कार्बनिक रसायन का पोल खुलने वाला है। आप इसको बेहतर ढंग से जानने वाले हैं और ऐसा आप देख लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप मिस मत कीजिएगा और कहीं भी वीडियो को यहाँ पे थोड़ा भगाने की कोशिश मत कीजिएगा। वहां पे पूरा मिनट एक एक सेकेंड को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आप ऐसे देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको चैप्टर का जो स्टार्टिंग होगा वहां पे वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है। इसमें आप जानेंगे कार्बनिक रसायन क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, यानी एकदम स्टार्ट से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, अंतिम तक बने रहिए, पूरा देखिए, एक एक टॉपिक को देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलता हूं। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्बनिक रसायन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी इसकी सबसे पहले हम इसके परिचय जानेंगे। इसके परिचय यानी किसी भी आप इंसान के नए इंसान से जब आप मिलते हैं तो सबसे पहले आप उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, यानी आप उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप उस कहां से आया है, ऐसे क्या नाम है, सारी चीजों को आप पूछते हैं। तो आप यहां पे भी एक कार्बनिक रसायन को समझिए, एक व्यक्ति है और इससे आप पहली बार मिल रहे हैं तो आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर लेना चाहेंगे। तो देखिए, बात करते हैं। देखिए, ये जो कार्बनिक रसायन है, इसमें पहले यानी बहुत समय पहले की बात है, उस समय भी मदिरा यानी अल्कोहल, शर्करा, इन सारी चीजों को बहुत पहले से ही चले आ रहा है। इसका यूज हो रहा था बहुत पहले से ही, और इस चीज को ज्यादा मतलब संख्या में बढ़ते हुए देखा किसने सबसे पहले। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्या, निकोलस लेमरी। जब कार्बनिक रसायन की संख्या बढ़ने लगी, जैसे मदिरा, शराब जिसको बोला जाता है, अल्कोहल बोला जाता है, जैसे शर्करा हो गया, तो इन सारी चीजों की जब मात्रा बढ़ने लगा तो सबसे पहले उसका आकलन, यानी सबसे पहले उस बढ़ती हुई मात्रा को किसने देखा था, किसने उसके बारे में सोचा था, तो उनका नाम है निकोलस लेमरी। और किस साल में, 1675 में इन्होंने इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया, 3 भागों में यानी बांट दिया। किसने, निकोलस लेमरी नामक वैज्ञानिक ने 1675 में इसको 3 भागों में बांट दिया। और 3 भाग इसके कौन कौन है, देखिए 3 भाग इसके, जैसे यहां देखिए हमने लिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है हमने MVA और लास्ट में हमने लिखा है S। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे क्या होगा। देखिए, मैंने एक बड़े
शब्द हो जा रहा था, तो यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसकी वजह से मैंने इसको क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फुल बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए एम का मतलब होता है मिनरल्स, मिनरल्स, और एस का मतलब होता है सबस्टेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनरल्स सबस्टेंस है, इसमें उन्होंने इसको पहले वर्ग में बांट दिया। जो पहला उसका वर्ग था वो क्या था, यहां पे पहला जो वर्ग था वो था मिनरल्स सबस्टेंसेस, यानी आप बोलेंगे उसको खनिज पदार्थ। क्या बोलेंगे, खनिज पदार्थ। आप तो जानते हैं खनिज पदार्थों के बारे में बहुत अच्छे से, आप क्लास 7 में भी भूगोल में पढ़े होंगे। यानी जो चीजें क्या खनिज यानी पृथ्वी से खोद करके निकाला जाता है उनको क्या बोला जाता है, खनिज पदार्थ बोला जाता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। फिर देखिए, तो ये रहा पहला, यानी पहला रहा मिनरल्स, मिनरल्स यहाँ पे पहला रहा, यम को आपने क्या बोला, मिनरल्स, और ऐसे क्या बोला आपने, सबस्टेंस, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा था यहाँ पे भी, यानी भी और एस, भी एस का मतलब क्या होता है, तो वेजिटेबल सबस्टेंसेस। वेजिटेबल सबस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, तो होता है इसका मतलब वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ का मतलब आप तो जानते ही हैं कि वो पेड़ पौधों से रिलेटेड है, ठीक है। उससे जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, वहां पे हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं वनस्पति पदार्थ। ये दूसरा रहा। तीसरा की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए तीसरा, अब तीसरा को हम यहीं से इसको एक पास ले लेते हैं, एएस। एएस का मतलब आप सोच रहे होंगे, एएस का मतलब क्या है, एएस का मतलब है एनिमल सबस्टेंसेस, ठीक है। तो इन 3 भागों में वर्गीकृत किया था किसने, तो निकोलस लेमरी ने 1675 ईस्वी में 3 भागों में वर्गीकृत किया था, जिसका पहला नाम क्या था, मिनरल्स सबस्टेंसेस यानी खनिज पदार्थ। दूसरा क्या था, तो वेजिटेबल सबस्टेंसेस यानी वनस्पति पदार्थ। तीसरा क्या था, एएस, एएस का मतलब है एनिमल सबस्टेंसेस यानी क्या, यानी जंतु पदार्थ, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, ध्यान से देखिए, यहां पे दूसरे वैज्ञानिक कौन है, तो दूसरे वैज्ञानिक यहां पे जो दूसरे वैज्ञानिक आए, लेवासिए। अब देखिए यहां पे हुआ क्या, लेवासिए वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या किया कि सन 1784 ईस्वी में, इन्होंने सन 1784 ईस्वी में इसको 2 भागों में बताया। क्या बताया कि जो कार्बनिक यानी जो यहां पे वनस्पति जगत था, ठीक है, यानी पेड़ पौधों में उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में 3 प्रकार के एलिमेंट्स पाए गए, और उनके बारे में उन्होंने बताया। तो 3 जो प्रकार के एलिमेंट्स पाए गए वनस्पति पदार्थ में, तो थे कौन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स मिले थे उनको किसमें, वनस्पति जगत में, ठीक है। तो किसमें मिला था उनको, वनस्पति जगत में, वनस्पति जगत, ठीक है। यानी पेड़ पौधों में उनके 3 एलिमेंट्स प्राप्त हुए। कौन कौन, तो सी का मतलब आपको पता है कार्बन, जिसको आप कोयला भी बोलते हैं, हाइड्रोजन जो आवारा आशिकी, ये आवारा आशिक है, ये ऑल टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, घूमता रहता है, इसलिए इसको बोला गया आवारा आशिक। ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स पाए गए। देखिए फिर दूसरा बताया उन्होंने कि जो जीवधारियों में पाया गया, तो जीवधारियों में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए गए, तो देखिए जीवधारियों में उन्होंने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये इतने एलिमेंट्स जीवधारियों में प्राप्त हुए, ठीक है। तो देखिए अब इनको किसने बताया कि वनस्पति जगत में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। किसने बताया था, तो लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कितने सन में बताया था, 1784 में बताया था। उन्होंने
बताया कि वनस्पति जगत में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। बिल्कुल याद हो गया ना, क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर बात करते हैं जीवधारियों में कितने एलिमेंट्स पाए गए भाई, तो जीवधारियों में 5 एलिमेंट्स पाए गए। देख सकते हैं यहां पे जीवधारियों में 5 एलिमेंट्स पाए गए, 5 नहीं 6 एलिमेंट्स पाए गए। देखिए पहला क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इतने एलिमेंट्स किसमें पाए गए, जीवधारियों में पाए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या हुआ, अब इसके आधार पे इन्होंने क्या कर दिया, 19वीं शताब्दी में इसको, यानी जब 19वीं शताब्दी स्टार्ट हुआ उसी दौरान इन्होंने क्या किया, इसको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। कितने वर्गों में, तो 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। 2 वर्गों में विभाजित कर दिया किसने, तो लेवासियर ने 19वीं शताब्दी में इसको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। और पहले का नाम रखा क्या, कार्बनिक रसायन। दूसरे का नाम क्या रखा उन्होंने, अकार्बनिक रसायन, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी वे पदार्थ जो हमें जीवधारियों यानी जीवित प्राणियों से प्राप्त होता है, यानी वे पदार्थ जो हमें जीवित प्राणियों से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक आपको क्या प्राप्त हुआ जीवित प्राणियों से, तो आपको प्राप्त हुआ देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, यहां तक ये भी प्राप्त हुआ आपको, यानी दोनों कंबाइन ही तो है, ये भी इसका भी पार्ट प्राप्त हुआ और इसका भी प्राप्त हुआ, तो इनको बोला गया। अब देखिए फिर क्या बताया गया यहां पे, जो दूसरा था अकार्बनिक रसायन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन को क्या नाम दिया लेवासियर ने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इन्होंने बताया कि अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसमें पाया जाता है, तो निर्जीव वस्तुओं में। निर्जीव वस्तु किसको बोलेंगे, तो जिसमें जान नहीं होता है, क्या, जो चल नहीं सकता है, अपने स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकता है, जिसके अंदर वो क्या वृद्धि की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, सांस लेने की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं आप, निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, तो निर्जीव क्या बताया उन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो जीवधारियों के विपरीत यानी निर्जीव पदार्थों जैसे मिट्टी, चट्टान इत्यादि से प्राप्त होते हैं, उनको बोला जाता है अकार्बनिक रसायन। ठीक है, क्या बोला जाता है कि वे पदार्थ जो जीवधारियों के विपरीत यानी निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताते हैं। ठीक है, किसने बताया था, तो लेवासियर ने बताया था। ठीक है, फिर देखिए अब इन चीजों को मैं यहां पे पूरा डिफिनीशन के साथ मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया कि फिर हमको नोट्स वहां पे देना पड़ेगा, उससे अच्छा कि मैंने आपको यहीं पे नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, मतलब यहीं पे हम इस सारी चीजों को अब हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे कार्बनिक पदार्थ जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्या होता है कार्बनिक पदार्थ, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए यानी वे पदार्थ जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, उनको बोला जाता है कार्बनिक पदार्थ। क्या बताएंगे आप, यानी वे पदार्थ जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं उनको बोलेंगे आप कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में क्या आ जाएगा, तो आपको पता है क्या क्या आ जाएंगे। देखिए यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब आ जाएंगे।
ठीक है। फिर देखिए, फिर यहां पे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछता है कि कार्बनिक पदार्थों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्बनिक रसायन, यानी उसको क्या बोला जाता है? रसायन विज्ञान बोला जाता है। ठीक है। तो आप कार्बनिक पदार्थों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो वहां पे कार्बनिक रसायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बनिक रसायन, यानी उसमें कार्बन का अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? कार्बनिक रसायन बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यानी तो पहला ना, दूसरा देखिए, अकार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे? जस्ट उसका अपोजिट। ठीक ना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जीवों के विपरीत यानी निर्जीव वस्तुओं से जो प्राप्त होता है उनको हम बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो ध्यान दीजिए इसमें, देखिए, वे पदार्थ जो जीवधारियों के विपरीत निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखिए, मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, आदि से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। फिर यहां देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, यानी जिस रसायन विज्ञान के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो अकार्बनिक रसायन कहा जाता है, उसको अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहां पे ये रहा टोटल इसका क्या इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव शक्ति सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं VFT। क्या बोल सकते हैं? VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स जो थ्योरी था, तो उसमें बताया गया कि उपरोक्त ये जो जितना भी आपको मैंने यहाँ पे बताया है, तो कहा गया कि उपरोक्त वर्गीकरण के समय तक जीवधारियों से प्राप्त किसी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। क्या बताया गया कि इसमें उपरोक्त यहां पे जो भी मैंने बताया, उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पे जीवधारियों में किसी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। जबकि यहीं पे बताया गया कि जो खनिज पदार्थों से जो प्राप्त हुआ उसको प्रयोगशाला में यौगिक के रूप में बनाया जा सकता था। तो इसके आधार पे वर्जिलियस ने एक यहाँ पे जैव शक्ति सिद्धांत की परिकल्पना दी उन्होंने। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वर्जिलियस जो था, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जैव शक्ति सिद्धांत को किसने दिया था? तो जैव शक्ति सिद्धांत को वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था? कि उन्होंने देखा कि जो उपरोक्त तो यहाँ पे जो भी कुछ बताया गया वर्गीकरण के थ्रू, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। ठीक है। और नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि जो खनिज के रूप में प्राप्त होने वाले यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता था। ठीक है। तो जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक वर्जिलियस थे, तो इन्होंने कहा कि इससे अच्छा मैं एक क्या कर देता हूं, एक जैव शक्ति सिद्धांत की कल्पना को देता हूं। ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, इन्होंने जब सोचा कि क्यों ना हम जैव शक्ति सिद्धांत को दे दूं, तो क्या हुआ, वर्जिलियस ने 1779 से 1848 तक, वहां तक उन्होंने जीवधारियों में एक रहस्यमयी जैव शक्ति की कल्पना की। यानी इतने सन में उन्होंने, यानी कौन? तो वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने जीवधारियों में एक रहस्यमयी जैव शक्ति की कल्पना दी। ठीक है। और यहां पे उन्होंने बताया, देखिए क्या बताया वर्जिलियस, यानी वर्जिलियस के अनुसार 1815, तो वर्जिलियस के अनुसार 1815 में, अकॉर्डिंग टू वर्जिलियस इन 1815, क्या बताया इन्होंने कि यह केवल जीवधारियों में पाया जाता है। यानी यह का यहां पर मतलब है जैव शक्ति,
जैव शक्ति केवल जीवधारियों में ही पाया जाता है, केवल जीवधारियों में ही उपस्थित होता है तथा यह जीवन के लिए अनिवार्य शक्ति है। जो जैव शक्ति है यह सभी जीवधारियों के लिए उनके जीवन में क्या है, एक अनिवार्य शक्ति है, यानी हमेशा होना चाहिए ऐसा। ठीक है, कौन बताया, तो वर्जिलियस ने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे वर्जिलियस एकदम क्या हो गया था, सेठिया गया था एकदम, अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो देखिए वर्जिलियस ने क्या किया, अब उसका एकदम दिमाग फ्यूज कर गया था, तो उस समय उन्होंने क्या किया, जैव शक्ति सिद्धांत को दे दिया। अब वहां पे इसको भी नहीं समझ में आया तो क्या किया, जैव शक्ति सिद्धांत को दे दिया। अब देखिए जैव शक्ति सिद्धांत में वर्जिलियस ने क्या बताया, जैव शक्ति सिद्धांत में वर्जिलियस ने बताया कि जैव शक्ति प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, यानी जो जैव शक्ति था उसको प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, और कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या बताया वर्जिलियस ने कि ये जो जैव शक्ति है इसको प्रयोगशाला में हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और फिर बताया कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है, और यही विचारधारा क्या कहलाया, इसका जैव शक्ति सिद्धांत कहलाया। ठीक है, तो जैव शक्ति सिद्धांत में इसने यही बताया। अब क्या हुआ, जब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था तो यही बताया। अब देखिए ये जो जैव शक्ति सिद्धांत को बताया कौन, वर्जिलियस। वर्जिलियस ने बताया कि इसको हम लोग प्रयोगशाला के थ्रू उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। ठीक, अब इसका देखिए यहाँ पे इसी का चेला था कौन, इसी का चेला था होलर। इसी का चेला कौन था, होलर। ये भी क्या कर रहा था, वर्जिलियस के साथ ही ये भी शोध में भाग लिया हुआ था, ये भी उसके साथ ही था। तो जब वर्जिलियस हार मान गया, कह दिया ये हमारे मान का नहीं है, हिसाब कह दिया कि इसको हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, कार्बनिक पदार्थों को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे में कौन था, ये बस मौके का इंतजार कर रहा था। कौन, होलर। इसका नाम है होलर। ये बस मौके का इंतजार कर रहा था और मौका उसको वहां पे मिल गया। होलर ने कहा, होलर ने क्या किया, होलर ने एक यहां पे दो अकार्बनिक पदार्थ को लिया। होलर कौन था, वर्जिलियस का शिष्य था, और होलर को मौका मिलते ही चौका मार दिया। देखिए कैसे, तो होलर ने क्या किया, दो अकार्बनिक पदार्थ को लिया, दो अकार्बनिक पदार्थ को लिया। ठीक, दो अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन थे, तो एक था अमोनिया और दूसरा था कौन, दूसरा था यहाँ पे क्या है, ये रासायनिक क्या है, अम्ल है। ठीक है, ये रासायनिक क्या है, ये रासायनिक अम्ल है, और यह रासायनिक अम्ल अमोनिया से क्या कर गया। देखिए होलर 1828 में बस इसको मौका मिला, और होलर ने 1828 में क्या किया, दो अकार्बनिक पदार्थ को लिया। ठीक, और दो अकार्बनिक पदार्थ को लिया और दोनों को क्या कर दिया, रिएक्ट करा दिया। दोनों को रिएक्ट करा दिया, यानी दोनों की अभिक्रिया करा दिया, और दोनों को अभिक्रिया जब करा तो इसको प्राप्त हो गया अमोनियम साइनेट। क्या प्राप्त हो गया, अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ, तो फिर अमोनियम साइनेट को उसने क्या कर दिया, थोड़ा गर्म कर दिया। ठीक है, अब उसको थोड़ा गर्म कर दिया, और गर्म किया तो उसको क्या प्राप्त हो गया, देखिए गर्म किया तो उसको प्राप्त हो गया कार्बनिक पदार्थ यूरिया। क्या प्राप्त हो गया, कार्बनिक पदार्थ यूरिया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है कि कौन ऐसा पदार्थ है, यानी कौन ऐसा पदार्थ, कौन ऐसा दो अकार्बनिक पदार्थ है जिससे कार्बनिक पदार्थ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप फोकस कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए, बताइएगा कि दो अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन, अमोनिया, अमोनिया और रासायनिक अम्ल है, इन दोनों को जब रिएक्ट किया जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया जाएगा तो हमें कार्बनिक पदार्थ मिल जाएगा, और वो कार्बनिक पदार्थ कौन होगा, यूरिया। तो इसने क्या कर दिया, प्रयोगशाला में बना करके दिखा दिया, और यहां पे क्या हुआ, जो वर्जिलियस का जैव सिद्धांत था वो फेल कर गया। वर्जिलियस का जो जैव सिद्धांत था वो फेल कर गया, और वर्जिलियस सोचने लगा कि यह हमारा ही चेला होकर के इसने सिद्ध करके दिखा दिया कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए शिष्य यहां पे कितना जबरदस्त काम कर गया, इसका दिमाग और गुरु वहीं पर रह गए।
तो यहीं पे कहा गया है कि क्या गुरु ही और चेला चीनी हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए यही कॉन्सेप्ट पूरा फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि दो कार्बनिक पदार्थों के मिलने से क्या प्राप्त हो जाता है हमें, देखिए। तो यहां पे दो अकार्बनिक पदार्थों के मिलने से क्या प्राप्त हो जा रहा है आपको, अमोनिया प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका हम पूरा एक करके बता देते हैं कैसे होता है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पे क्या होगा कि होलर ने जो दो अकार्बनिक पदार्थ लिया था, कौन कौन लिया था, देखिए पहला हम यहां पे लिख दे रहे हैं NH3 जिसको आप क्या बोलते हैं, अमोनिया। ये क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ, ठीक। दूसरा उसने क्या लिया था, तो HOCN जिसको क्या बोला गया, रसायन अम्ल बोला गया, ठीक है। यही दो अकार्बनिक पदार्थ को लिया, ठीक। और दो अकार्बनिक पदार्थों को क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया, देखिए कैसे। तो NH3 प्लस HOCN, और जब इन्होंने अभिक्रिया कराया होलर ने, तो क्या पाया, NH4OCN, ठीक है। कैसे, तो देखिए एक बार यहां पे जो हाइड्रोजन है, तो यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो ये यहां पे आ गया, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4, और यहां पे N कितना है, 1, तो यहां पे एक N और यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या हो गया, NH4 हो गया। और यहां पे देखिए OCN है, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो गया यहां पे, अमोनियम साइनेट, ठीक है। और देखिए अब क्या हुआ, यहां पे होता क्या है, अब अमोनियम साइनेट को उसने क्या कर दिया, होलर ने इसको थोड़ा हिट दे दिया, यानी गर्म कर दिया। अब अमोनियम साइनेट को जब इसने गर्म कर दिया, तो यहां पे देखिए दूसरे में क्या हुआ, यहां पे NH4OCN को उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा गर्म कर दिया, यानी इसको थोड़ा टेम्परेचर दे दिया। जब गर्म कर दिया तो क्या प्राप्त हो गया, इसको अमोनिया प्राप्त हो गया, NH4CONH2, ठीक है। इसको क्या प्राप्त हो गया, तो यहां पे यूरिया प्राप्त हो गया। ये क्या है, यूरिया का फार्मूला है, ठीक है। तो यूरिया का फार्मूला ये है। इसको क्या प्राप्त हो गया, NH, यहां पे 2 ही रहेगा क्योंकि यहां पे 2 आ गया, ठीक है। यहां पे 2 रहेगा, 2, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो गया, NH2CO NH2, और ये है अमोनिया का फार्मूला, सॉरी यूरिया का फार्मूला। और यूरिया क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये दो अकार्बनिक यौगिकों से क्या बना दिया, कार्बनिक पदार्थ बना दिया, और वर्जिलियस को झूठा साबित कर दिया, ठीक ना। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस को, यानी देखिए कार्बन। तो कार्बन आज के युग में मैं बताऊं यहां पे, तो आजकल बताया जा रहा है, उम्मीद लगाया गया है, यानी कल्पना की गई है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन 99% पदार्थ क्या है, कार्बन है। 99% पदार्थ क्या है, कार्बन है। 99% पदार्थों में क्या पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है। जैसे में आप सोच रहे होंगे क्या क्या होगा, जैसे में आप बता सकते हैं जो मैं कपड़ा पहना हुआ, ये भी क्या है, कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। आप खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसमें भी कार्बन है। यानी आप जितने भी तेल है, मसाला है, नमक है, सारी चीजों को आप क्या बताएंगे कि सारी चीजों में क्या पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है। यानी उस समय वर्जिलियस ने क्या बताया था कि कार्बनिक पदार्थों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसको किसने झूठा साबित कर दिया, तो वर्जिलियस का चेला ही ने, होलर नामक वैज्ञानिक ने क्या कर दिया, 1828 में इसको गलत साबित कर दिया, और बहुत बड़ा सदमा दे दिया किसको, वर्जिलियस को, ठीक है। और
यहां से स्टार्ट हो गया और बताया जा रहा है कि 100% में से 99% पदार्थों में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं सारी चीजों में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप कोई भी चीज एग्जाम्पल में ले सकते हैं, घड़ी ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, बैटरी ले सकते हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, जो आपके घरों में खाना जिसमें बन रहा है, उन सारे बर्तनों को भी आप कार्बन बता सकते हैं कि उसमें भी कार्बन पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा पोल मैंने खोल दिया आपके सामने, किसके बारे में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी बोला जाता है कार्बनिक रसायन का मैंने पूरा पोल ही खोल दिया। और इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कार्बनिक रसायन क्या है। तो देखिए, बात करते हैं कार्बनिक रसायन की परिभाषा। यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अब उसके बेस पे हम लोग कार्बनिक रसायन की परिभाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए डिफिनीशन ऑफ कार्बनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बनिक रसायन की परिभाषा। तो देखिए यहाँ पे कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कार्बनिक रसायन। यानी क्या बोलेंगे कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, कार्बनिक यौगिकों के मुख्य स्रोत, यानी जो कार्बन के यौगिक है उनके मुख्य स्रोत क्या क्या है, किन किन स्रोतों से कार्बन को प्राप्त किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यानी मेन सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, यहाँ पे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। कार्बनिक पदार्थ कहां से प्राप्त किए जाते हैं, उनके जो स्रोत हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं कि जो कार्बनिक यौगिकों के प्राप्त होने के जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। तो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु इनके जो निष्कासन के थ्रू जो प्राप्त होता है, उससे क्या प्राप्त होता है, एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन से कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए कार्बनिक यौगिकों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, तेल। यहाँ पेड़ पौधे से तथा जीव जंतु से कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, तेल, प्रोटीन, इन सारी चीजों को प्राप्त किया जाता है। तो क्या है, इनसे भी जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम से भी कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया जाता है, ये भी बड़ा एक इसका स्रोत है। तीसरा देखिए, कोल या कोयला। कोल को ही कोयला कहा जाता है। तो कोयला जो है ना, ये कोयला 200 कार्बनिक यौगिकों का स्रोत है। कोयले से 200 कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया जाता है। देखिए, यानी सबसे ज्यादा बात करें तो किससे प्राप्त किया जाता है, कोयले से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा है वो है किण्वन, जिसको आप लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो फर्मेंटेशन है यहां पे देखिए, फर्मेंटेशन यानी किण्वन, इसमें क्या किया जाता है कि कुछ एंजाइम्स को लिया जाता है और एंजाइम्स की सहायता से हम बड़े यौगिकों, जो बड़े कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको तोड़ के छोटे यौगिकों में चेंज कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है फर्मेंटेशन या किण्वन बोला जाता है। ठीक है, तो इससे भी बहुत से कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया जाता है, जैसे अल्कोहल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, विटामिन हो गए। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, यहां पे लैक्टिक एसिड एटीसी, यानी बहुत से, इससे भी क्या किए जाते हैं, फर्मेंटेशन से भी कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा कार्बनिक यौगिकों के मुख्य स्रोत,
कौन कौन रहा? तो कार्बनिक यौगिकों के मुख्य स्रोत 4 रहा। पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, कोल या कोयला से प्राप्त किया जाता है, और किण्वन से एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कार्बनिक रसायन का महत्व, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? इंग्लिश में इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन का महत्व। तो इस कहां इसका महत्व देखिए, भोजन में कहा वसा, तेल, प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग, यानी बहुत सारी चीजों में इसका महत्व है। दूसरा क्या है? दूसरा है कपड़ा, यानी कार्बनिक यौगिकों का जो महत्व है वो कहां है? देखिए ध्यान से, कपड़ा, यानी कपास बनाने में, रेशम, जूट, बहुत से यानी कपड़ा उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका देखिए, तीसरा औषधि, यानी औषधियों में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया इत्यादि। चौथा है विस्फोटक पदार्थों में, विस्फोटक पदार्थ जैसे डायनामाइट, टीएनटी इत्यादि में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पांचवा है ईंधन, यानी जो कार्बनिक रसायन है उसमें जो उसका महत्व ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो कौन कौन? लकड़ी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि में। ठीक, लास्ट है इसका अन्न, यानी अन्न में क्या है? जैसे प्लास्टिक आ गया, पेट्रोलियम आ गया, कागज आ गया, मार्जक आ गया, साबुन आ गया, इन सारी चीजों में, रबड़ आ गया, इन सारी चीजों में क्या होता है? कार्बनिक रसायन का महत्व होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कार्बनिक रसायन की परिभाषा, कार्बनिक यौगिकों के मुख्य स्रोत, कार्बनिक रसायन का महत्व। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे जीवन को सुलभ बनाया है ये कौन? तो कार्बनिक रसायन, क्योंकि 99% जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कार्बन से बने होते हैं, यानी कार्बन की मात्रा उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज बस इतना ही, और आज का टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट कार्बन के यौगिकों को पढ़ेंगे। और देखिए, इससे पहले हम आपको एक और यहाँ पे, इसके बाद जो वीडियो है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा, और क्या दूंगा उसमें बताऊंगा मैं आपको कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है, यानी कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में क्या अंतर है उसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और जाते जाते बस याद रखिए कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो क्या है? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।